नवी मुंबई में रहने वाली 20 साल की यशस्वी शिंदे अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। और यशस्वी शिंदे के गायब होने के कुछ दिनों बाद, मतलब कि 1 या 2 दिन बाद, पुलिस को एक जगह से एक लाश मिलती है जो बुरी तरह जख्मी हालत में है। उसके ऊपर कई बार चाकू से हमले किए गए हैं, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी बुरी तरह चाकू से नोच डाला गया। वेलकम बैक टू द केस डॉक्यूमेंट्री, लवर बिकम अ क्रिमिनल। माय नेम इज शिवम and let's start this case। यशस्वी शिंदे नाम की लड़की, जिसकी उम्र करीब 20 या 22 साल है, वो अपने पेरेंट्स के साथ नवी मुंबई में एक जगह है उरुण नाम से, वहाँ पर रहती है। एंड यशस्वी जो थी वो बेलापुर की एक कंपनी के अंदर डाटा एनालिस्ट की जॉब करती थी। एंड यशस्वी अपने जॉब के लिए काफ़ी डेडिकेटेड थी। वो रेगुलरली अपनी जॉब पर जाती थी। बहुत कम ऐसे सिचुएशन आती थी जब वो छुट्टी लेती थी, कोई अर्जेंट काम है तभी वो छुट्टी लेती थी। एनीवे उसने कभी अपने ऑफिस से एक छुट्टी भी नहीं ली। और वो अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड तो थी ही, बाकी उसका नेचर भी काफ़ी सॉफ्ट था और उसके पेरेंट्स का नेचर भी काफ़ी अच्छा था। और वो जिस मोहल्ले के अंदर रहते थे वो उस मोहल्ले में सबसे अच्छे से रहते थे। उनकी ना तो किसी से लड़ाई थी और ना ही किसी से झगड़ा था। और यशस्वी शिंदे रोज़ की तरह ही 25 जुलाई को भी अपने ऑफिस के लिए निकलती है, बट किसी रीज़न की वजह से वो उस दिन हाफ डे लेकर घर आ जाती है। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं आज छुट्टी लेकर घर कैसे आ गई, तो उसने बताया कि उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जाना है जो उससे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। तो उसके मम्मी पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मिल लिया जाकर। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। और यशस्वी के पेरेंट्स ने बताया कि 25 जुलाई को जब वो हाफ डे लेकर घर आई तो वो काफ़ी चिड़चिड़ी भी थी, बट उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा हो, इसकी वजह से ये ऐसा कर रही हो, तो उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए। फिर यशस्वी अपने पेरेंट्स से बोलकर गई कि वो शाम तक या थोड़ी रात होने तक लौट आएगी। फिर उसके फादर ने उसको जाने दिया। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम भी हो चुकी थी, रात भी हो चुकी थी और रात के करीब 10 बज चुके थे, बट अभी तक यशस्वी अपने घर वापस नहीं आई। यशस्वी के पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी। अब उनके मन में गलत गलत ख्याल आने लगे। फिर रात के 12 बज गए, रात के 1 बज गए, रात के 2 बज गए, पर यशस्वी अपने घर नहीं आई। जब तक यशस्वी घर नहीं आई उसके पेरेंट्स भी सोए नहीं। वो गेट पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे, बट काफ़ी देर होने के बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। और फिर रात को 2 बजे के अराउंड उन्होंने अपने सब्र का भान तोड़ा और फिर उरड़ पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने यशस्वी शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। अब पुलिस ने उनको ये आश्वासन तो दिला दिया कि वो उनकी बेटी को ढूंढ लेंगे, पर वो इतने बेचैन थे अपनी बेटी के घर वापस न आने तक कि वो बार बार पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों से अपनी बेटी के बारे में पूछा करते थे। 25 जुलाई से उनकी बेटी मिसिंग थी। 26 जुलाई को रात को 2 बजे उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। अब 27 जुलाई की रात को 2 बजे के अराउंड उरड़ पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और सामने वाला पुलिस को ये बताता है कि कोट नाका के अंदर एक लड़की की लाश बहुत ज़्यादा बदबू मार रही है। कोट नाका जो है वो नवी मुंबई का एक तालुका है और वो कॉल पर पुलिस को ये भी बताता है कि उसकी लाश को कुछ जंगली जानवर और कुत्ते मिलकर बुरी तरह से खा रहे हैं। और वो जो हमारा इलाका है, इधर इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि हम चैन से सो नहीं पा रहे। तो पुलिस तुरंत बिना कोई देर किए कोट नाका पहुँचती है। वहाँ पर पुलिस देखती है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर चाकू के कईयों निशान हैं। उसको बेरहमी से किसी ने मार डाला है। उसके ऊपर डीपली चाकू के वार किए गए हैं, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा गया, वहाँ पर भी उसको चाकू से नोच डाला। और उसके हर एक बॉडी पार्ट को इतनी बेरहमी से काटा गया था कि देखने वाले को भी घिन आ जाए। और तो और उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, 2 दिन बीत चुके थे। लाश बहुत ज़्यादा बदबू मार रही थी और कुत्तों ने उसके चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला था, तो उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। बट पुलिस को उसी समय याद आता है कि हमारे स्टेशन में एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है। तो जब वो उसकी कदकाठी से उस लाश की कदकाठी मैच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद ये वही लड़की है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पुलिस यशस्वी शिंदे के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बुलाती है। तो उसके पेरेंट्स जब उसकी लाश को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। अब पुलिस को ये यकीन हो चुका था कि ये बॉडी यशस्वी शिंदे की ही है। और थोड़ी देर बाद यशस्वी शिंदे के पेरेंट्स भी ये वेरीफाई कर देते हैं
कि ये यशस्वी सिंधे ही है, ये उनकी बेटी ही। और पुलिस के सामने सबसे ज़्यादा भयानक बात यह थी कि इस लड़की को, यशस्वी को, इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से आखिर किसने मारा होगा। या तो मे भी ये हो सकता है कि किसी से इनकी पर्सनल दुश्मनी हो, या फिर ये लव ट्रायंगल हो। जब पुलिस यशस्वी के पेरेंट्स से पूछताछ करती है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी किसी से लड़ाई नहीं है और यशस्वी की भी किसी से लड़ाई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे, वो किसी से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं करते थे। बट बहुत ज़्यादा अंदर तक डीप पूछताछ जब पुलिस ने की तो यशस्वी सिंधे के फादर ने बताया, आज से करीब 5 या 6 साल पहले, यानी कि 2018-19 की बात है, तब हमारे मोहल्ले के अंदर एक लड़का रहता था। जब यशस्वी की उम्र महज 15 साल की थी, वो नाबालिग थी। तो वो जो लड़का था वो यशस्वी का हर समय पीछा करता था। जब यशस्वी स्कूल जाती थी या कहीं घूमने के लिए जाती थी तो वो उसके पीछे ही लगा रहता था। और एक दिन यशस्वी के फादर ने उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख लिया। तो उन्होंने यशस्वी से पूछा कि तुम वहाँ पर उसके साथ क्या कर रही थी। तो यशस्वी ने बताया कि जब भी मैं स्कूल जाती हूँ ना तो वो लड़का मुझे परेशान करता है, मेरे पीछे पीछे आता है और बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है। तो यशस्वी के फादर ने बिना किसी देर किए एक फादर होने का फ़र्ज़ निभाया और उन्होंने उस लड़के के खिलाफ़ एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवा दी। उसका नाम था दाऊद शेख। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और अब वो लड़का जेल में था। इससे ज़्यादा उनकी किसी से लड़ाई नहीं थी, बस यही एक शख्स था जिसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और इसी से उनकी एक छोटी सी लड़ाई थी। और फिर उन्होंने कंफर्म किया कि पिछले 5 सालों में जब से ये जेल गया है तब से ये हमारे मोहल्ले में वापस नहीं आया है। और फिर पुलिस ने यशस्वी के घर के आसपास जो कैमरा थे उनको चेक किया कि कहीं किसी में यशस्वी दिख जाए। बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद, कैमरा टटोलने के बाद, एक कैमरे के अंदर यशस्वी की एक छोटी सी झलक दिखी कि वो जल्दबाजी में कहीं पर जा रही है और उसी के पीछे एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे हुए उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब जो पुलिस का शक था वो पूरी तरह से उस लड़के के ऊपर चला गया, क्योंकि उसकी चाल और उसके जो हाव भाव थे वो कुछ ऐसी गवाही दे रहे थे कि ये कुछ गलत करने जा रहा है। तो पुलिस का शक उसके ऊपर पूरी तरह से होने लगा और पुलिस के सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी तब हुआ जब उन्होंने यशस्वी सिंधे की कॉल डिटेल्स निकाली। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को ये पता चला कि 3 ऐसे नंबर हैं जिससे यशस्वी सिंधे बहुत ज़्यादा बात करती थी और वो उसकी कॉल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डायल किए गए हैं या रिसीव किए गए हैं। जिसमें से पहला नंबर था यशस्वी सिंधे की एक सहेली, एक दोस्त। तो पुलिस ने यशस्वी की दोस्त को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे पूछा कि उस दिन 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे तुम्हारी यशस्वी से बात हुई थी, तो यशस्वी ने तुम्हें कॉल पर क्या बताया। तो यशस्वी की दोस्त ने कहा कि उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि वो किसी से मिलने के लिए जा रही है और उससे उसका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इससे ज़्यादा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई और उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो किससे मिलने जा रही है और कहाँ पर मिलने जा रही है। और सेकंड नंबर पर यशस्वी की कॉल डिटेल्स में जिसके नंबर थे वो एक लड़का था और उसका नाम था मोहसिन। और जब मोहसिन को पुलिस ने उसके घर से उठाया तो मोहसिन ने बताया कि वो यशस्वी को अच्छी तरह से नहीं जानता और उसने उसको कभी देखा भी नहीं है, सिर्फ उसकी फ़ोटो ही देखी है। यशस्वी सिंधे है वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है दाऊद शेख। और जब यशस्वी दाऊद शेख का कॉल नहीं उठाती थी तो वो मेरे नंबर से उसको फ़ोन किया करता था और उससे बात किया करता था। इसके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ और इससे आगे कुछ नहीं जानता। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो 2019 के अंदर यशस्वी के साथ जो केस हुआ था और उसके फादर ने जिस लड़के के खिलाफ़ कोर्ट में रिपोर्ट लिखवाई थी वो लड़का दाऊद शेख ही था और ये लड़का भी दाऊद शेख ही है, ये वही लड़का है। अब पुलिस के सामने पूरा मामला क्लियर हो गया और जो तीसरा नंबर था जिससे वो सबसे ज़्यादा बातें करती थी वो दाऊद शेख ही था और उस नंबर से उसने 25 जुलाई को भी कई बार बात की है। अब पुलिस का जो शक था वो दाऊद शेख के ऊपर चला गया और पुलिस के सामने ये जो मामला था ये पूरा क्लियर हो गया। बट जब पुलिस दाऊद शेख के ठिकाने पर पहुंची तो पुलिस को वहां पर कोई नहीं मिला। अब पुलिस को पता चल चुका था कि दाऊद शेख यहाँ से फ़रार हो चुका है और जो दाऊद शेख था वो सबसे पहले उड़न नवी मुंबई से बेलापुर गया और वहाँ से पनवेल के लिए एक ट्रेन पकड़ी और पनवेल उतरने के बाद उसने कर्नाटक की एक जगह गुलबर्गा नाम के जगह की एक टिकट ली और वहाँ से ट्रेन में बैठकर गुलबर्गा उतर गया। गुलबर्गा आने के बाद वो बाई रोड अपने गांव की ओर निकल गया अपनी दादी के पास। अपनी दादी के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर कुछ घंटे उसने बिताए और वहाँ पर उसने अपने फ़ोन को बंद किया और वहाँ से निकल गया। अब पुलिस हाथ धोकर दाऊद शेख के पीछे लगी हुई थी और दाऊद शेख फरारी में चल रहा था। पुलिस ने जैसे तैसे कर उसकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया और पहुँच गई गुलबर्गा। वहाँ से उन्हें पता चला कि पास में ही एक गांव है जहाँ पर उसकी दादी रहती है
तो पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। बट वहाँ पर पुलिस जैसे ही पहुँची उनको पता लगा कि यहाँ पर दाऊद शेख है ही नहीं। और फिर काफ़ी छानबीन करने के बाद और कर्नाटक की पुलिस से टाई अप करने के बाद मुंबई पुलिस ने 30 जुलाई 2024 को शाहपुर नाम की एक जगह है, वहाँ से दाऊद शेख को अरेस्ट कर लिया। और फिर पुलिस उसको वहाँ से नवी मुंबई ले आई। और फिर पुलिस ने जब दाऊद शेख से पूछताछ की तो उसने बताया कि यशस्वी के फादर ने जब मुझे जेल भेजा था उसके कुछ ही दिनों बाद मैं बेल पर बाहर आ गया था। और बाहर आने के बाद मैं कर्नाटक अपनी दादी के पास चला गया था और फिर वहाँ से बीच बीच में नवी मुंबई आता रहा। और जब यशस्वी बालिग हुई तो मैंने यशस्वी को प्रपोज़ किया और उसने मुझे हाँ कर दिया। फिर आगे दाऊद शेख ने बताया कि वो काफ़ी टाइम से यशस्वी से शादी करना चाहता था और वो यशस्वी को बोल भी रहा था कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, भाग के शादी कर लो, किसी तरह से शादी कर लो। बट यशस्वी मना कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर मैं भागी या तुम्हारे साथ गई तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। मतलब यशस्वी अपने पूरे परिवार का सोच रही थी। और इसी के चलते यशस्वी शिंदे ने दाऊद शेख से ब्रेकअप भी कर लिया था। इसी फ्रस्ट्रेशन को वो अपने अंदर दबाए हुए और इसी गुस्से को लिए वो 22 जुलाई 2024 को कर्नाटक से स्पेशली यशस्वी शिंदे को मिलने के लिए आया। और वो जिस दिन आया उसी दिन से वो यशस्वी को मिलने के लिए बुला रहा था। बट यशस्वी उससे मिलने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी क्योंकि वो थोड़ी डरी हुई थी और वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। बट दाऊद शेख के पास यशस्वी की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स थी जो वो यशस्वी को दिखा कर ब्लैकमेल कर रहा था और उससे मिलने के लिए बुला रहा था। तो यशस्वी डर जाती है कि अगर ये पिक्चर्स लीक हो गई तो मेरा तो पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तो वो मन मारकर 25 जुलाई को अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर वो दाऊद शेख से मिलने के लिए निकल जाती है। दाऊद शेख ने उसे एक सुनसान जगह कोट नाका उरूर तालुका में पड़ता है नवी मुंबई के अंदर, वहाँ पर बुलाया। उससे बहसबाजी करने लगा, उसे शादी के लिए मनाने लगा। बट यशस्वी एक ही बात पर अड़ी रही कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। दाऊद शेख को इतना गुस्सा आया, उसके अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी उसने उसको बाहर निकाला और अपने बैग से एक नया नवेला चाकू निकाला जो वो अभी अभी खरीद कर लाया था। उससे उसने यशस्वी के ऊपर कई बार हमले किए, उसको इतने डीप कट पहुँचाए कि यशस्वी सहन नहीं कर पाई और वहीं पर वो दुनिया को छोड़कर चली गई। और दाऊद शेख इतना फ्रस्ट्रेटेड था, इतना गुस्से में था कि यशस्वी के मरने के बाद भी उसके ऊपर इतने हमले करता रहा, उसको इतने डीप कट पहुंचाता रहा। इससे उसकी हैवानियत साफ दिखती है। और फिर वो यशस्वी शिंदे की लाश को एक झाड़ियों के बीच फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इस केस का अभी तक कोई फैसला बाहर नहीं आया है। दाऊद शेख को अभी पुलिस रिमांड में रखा गया है और उसके दोस्त मोहसिन को कुछ टाइम के लिए अरेस्ट किया गया था बट उसको अभी छोड़ दिया गया है। और अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो सामने वाला तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, शादी करना हो, कहीं पर जाना हो, तो प्लीज़ उसकी बात मान लेना। उसके ऊपर इतना गुस्सा मत दिखाना कि तुम उसको मार ही डालो। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस केस से थोड़ी भी तुमको जानकारी मिली हो कि किस तरह से रहना है, किस तरह से रहना है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत वाला केस देखना है कि उनके साथ क्या हुआ था, तो लेफ़्ट में अभी वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करके देख लेना। और अगर तुमको अनएम्प्लॉयमेंट का जो ट्रैप है उसके बारे में जानना है तो राइट में एक वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करके देख लेना। सो बाय।